नमस्कार दोस्तों। हिंदी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम भाग यानी पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम 30 प्रश्नों को व्याख्या सहित समझ चुके हैं। आज इस श्रृंखला के अंतिम 20 प्रश्न करने वाले हैं। यदि आपने पहले के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अवश्य देखें, क्योंकि यह पूरी श्रृंखला प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज श्रृंखला का अंतिम भाग है, इसलिए इसमें 15 नहीं बल्कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं, ताकि 50 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला एक साथ पूर्ण हो सके। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 31। कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए, पेन खराब करना। बी, बहुत सुंदर या अत्यंत प्रभावशाली लिखना। सी, मौत की सजा सुनाना। डी, लिखते लिखते रुक जाना। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, विचार करके उत्तर दें। उत्तर बी, बहुत सुंदर या अत्यंत प्रभावशाली लिखना। जब कोई लेखक या जज पुराने संदर्भ में अद्भुत फैसला, बेमिसाल चीज लिखता है। व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों। कलम तोड़ना का अर्थ होता है अत्यधिक अनूठा, सुंदर और दिल को छू लेने वाला लेखन करना। अक्सर छात्र जज द्वारा फांसी की सजा के बाद निब तोड़ने से इसे जोड़कर मौत की सजा मान लेते हैं, जो गलत है। प्रश्न संख्या 32। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। ए, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। बी, बबूल के पेड़ से आम नहीं मिल सकता। सी, जैसा चाहोगे वैसा नहीं होगा। या डी, बुरे काम का अच्छा फल। चलिए सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। उत्तर ए, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। यदि आप कांटे बोएंगे तो मीठे फल की उम्मीद रखना व्यर्थ है। व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कि मनुष्य जैसा कार्य या कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। बुरा काम करके अच्छे फल की कामना करना मूर्खता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 33। द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? ए, अत्यंत सुंदर स्त्री। बी, ऐसी वस्तु जो कभी समाप्त ही ना हो। सी, शर्मनाक कार्य। या डी, बहुत लंबी साड़ी। सही उत्तर होगा दोस्तों। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऐसी वस्तु जो कभी समाप्त ही ना हो। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी खिंचती चली गई थी, पर खत्म नहीं हुई थी। व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो द्रौपदी का चीर होना का लाक्षणिक अर्थ होता है कि किसी वस्तु या बात का अत्यधिक अंतहीन होना, जो समाप्त होने का नाम ना ले। दोस्तों अब अशुद्धि शोधन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी पूर्णता शुद्ध है? ए, अहलिया। बी, अहल्या। सी, अनुग्रहित। या डी, अनुग्रहित। आशा है आपने सही उत्तर चुन लिया होगा। तो सही उत्तर देते हैं दोस्तों ऑप्शन बी, अहल्या। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम लिखते समय हाँ पर छोटी की मात्रा नहीं लगती है। आम बोलचाल में लोग अहल्या बोलते हैं, जो अशुद्ध है। सही रूप अहल्या होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इस वाक्य का अशुद्ध रूप क्या होगा? ए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। सी, अनेकों नाम है श्री कृष्ण के। या डी, कृष्ण का अनेक नाम है। आशा है उत्तर चुन लिया होगा आपने। सही उत्तर देखते हैं दोस्तों ऑप्शन बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। एक का बहुवचन अनेक स्वयं होता है, अनेकों कोई शब्द नहीं होता है। अनेक शब्द अपने आप में ही बहुवचन का बोध कराता है, इसलिए उसमें दोबारा ओ प्रत्यय लगाकर अनेकों लिखना व्याकरण की दृष्टि से वचन संबंधी अशुद्धि है। चलिए दोस्तों अब रस, छंद और अलंकार से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? ए, हास्य रस। बी, शांत रस। सी, अद्भुत रस। या डी, भयानक रस। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अद्भुत रस। जब हम कोई जादुई या आश्चर्यजनक चीज देखकर चौंक जाते हैं, तो वहां अद्भुत रस होता है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। जब किसी विचित्र, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर मन में जो अचरज या कौतूहल का भाव जागता है, उसे विस्मय कहते हैं। और यही अद्भुत रस का स्थायी भाव है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून।
इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार या डी रूपक अलंकार। ध्यान दें दोस्तों, यह अभी हाल ही में यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें यही सेम प्रश्न आया हुआ था। तो जहां तक हो सकता है अगले एग्जाम में भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। हैं दोस्तों, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार। यहाँ दूसरी लाइन के पानी शब्द के साथ तीन अलग अलग अर्थ चमक, प्रतिष्ठा, जल जुड़े हैं। व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो जहाँ काव्य में कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ प्रसंग के अनुसार अलग अलग निकले, वहां श्लेष इसका अर्थ होता है चिपका हुआ अलंकार होता है, साधारण जल, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनोह नीलमणि सल पर आतप परे प्रभात। इस पंक्ति में वाचक शब्द मनोह के कारण कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा या डी अतिशयोक्ति। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। जहां मनो, मानो, जनो, जानो जैसे शब्दों का प्रयोग कर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम व्याख्या देखते हैं, उपमेय में उपमान की कल्पित संभावना प्रकट करने वाले छंदों में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान के लिए वाचक शब्द हैं जो आप जिनके सहायता से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे अलंकार होगा। वो शब्द हैं मानो, जानो, मनहु, जनहु आदि। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। मात्रिक छंदों में दोहा का ठीक उल्टा कौन सा छंद होता है? कई बार ये रिपीटेड हो चुका है प्रश्न। तो ऑप्शन ए होगा रोला, बी चौपाई, सी सोठा या डी बरबय। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सोठा। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहा में 13-13 होती हैं। अगर व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो दोहा के विषम चरणों 1 और 3 में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विपरीत सोठा की अगर बात करते हैं तो उसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसलिए यह दोहा का उल्टा छंद है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो हिंदी साहित्य और रचनाओं से संबंधित है। प्रश्न संख्या 40। गोदान और गबन उपन्यासों के लेखक कौन हैं जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। इनका मूल नाम धनपत राय था और इन्होंने लम्ही वाराणसी में जन्म लिया था। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी ने भारतीय ग्रामीण समाज और कृषकों की दुर्दशा पर केंद्रित कालिजयी उपन्यास गोदान 1936 में की थी। और गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और सेवा सदन भी इन्हीं के सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों को हल कर सकूं इसलिए मैंने व्याख्या को साथ में ही प्रश्नों के साथ जोड़ रखा है, जिससे हमारा समय भी बचेगा और आसानी से जल्दी जल्दी पढ़ भी पाएंगे। तो प्रश्न संख्या 41 देखते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे और किस रचना के लिए दिया गया था? ए महादेवी वर्मा यामा के लिए, या बी सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, या सी रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, या डी अज्ञ कितनी गांव में कितनी बार के लिए। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। वर्ष 1968 में प्रकृति के सुकुमार कवि को यह सम्मान मिला था। व्याख्या की बात करते थे दोस्तों, हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति चिदम्बरा के लिए प्रदान किया गया था। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक के कितने भाग हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 3, साखी, सबद और रामायणी। व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने
बीजक का नाम से दिया किया था, जिसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। अच्छा, ध्यान देना है दोस्तों कि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं दोस्तों। मृगावती किस सूफी कवि की प्रसिद्ध रचना है? ए कुतुबन की, बी जायसी की, सी मंझन की, या डी उस्मान की। प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए होगा दोस्तों कुतुबन। सूफी काव्यधारा के प्रारंभिक कवियों में से एक। व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि कुतुबन ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह के आश्रय में रहकर वर्ष 1503 में मृगावती की रचना की थी। जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। चलिए दोस्तों, अब विविध से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें व्याकरण भी और अभ्यास हम करेंगे। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। उन्मेष या उत्कर्ष शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा है? ध्यान रहे दोस्तों, उपसर्ग किन्हें कहते हैं? जो किसी भी वर्ण में आगे से जोड़कर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन ए उन, बी उत या उद, सी उ, या डी उप। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी उत या उद। संस्कृत के मूल उपसर्गों को याद करें दोस्तों। आधा त व्यंजन संधि में न या त रूप लेता है। व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो उत या उद एक संस्कृत का उपसर्ग है। उद्घन कर्ष बराबर होता है उत्कर्ष, तथा संधि नियम से उद प्लस मेष बराबर उन्मेष बनता है। पहले में उत्कर्ष में त आधा ता रहा, जिससे उत्कर्ष बना। और सबसे बात करें दोस्तों, तो उद प्लस मेष में दा को ना में परिवर्तित करके उन्मेष बनाया गया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45। घबराहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए हट, बी आहट, सी राहट, या डी डार। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आहट। मूल शब्द घबराना क्रिया है, उसमें प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा बनती है। ध्यान दें दोस्तों, प्रत्यय वर्ण के पीछे से लगाकर उसके अर्थ को परिवर्तित किया जाता है। घबरा ये मूल धातु है, आहट को उसमें प्रत्यय जो उसमें जोड़ा है, जिससे घबराहट शब्द बना हुआ है। यह एक कृत प्रत्यय का उदाहरण है, जो क्रिया के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं दोस्तों। अभिज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखते हैं आपका उत्तर सही होता है या गलत। ऑप्शन ए विज्ञ, बी अनभिज्ञ, सी सुविज्ञ, या डी प्रज्ञ। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है किसी विषय का ज्ञाता या जानने वाला। इसका ठीक विलोम अनभिज्ञ होता है, जिसका अर्थ होता है अनजान या ना जानने वाला। ध्यान दें दोस्तों, अक्सर छात्र अज्ञ का विलोम विज्ञ लगाते हैं, जो अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 47। तरणी तनुजा तमाल तरवर बहुछाये, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी श्लेष अलंकार, या डी उपमा अलंकार। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे ता शब्द की आवृत्ति हुई है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में किसी एक ही वर्ण अक्षर की आवृत्ति बार बार या लगातार होती है, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। इस पंक्ति में ता वर्ण 5 बार आया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अन्य उदाहरण अगर देखते हैं, तो रघुपति राघव राजा राम अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण होगा। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं दोस्तों। हंस पद विराम चिन्ह का जो प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? ए वाक्य समाप्त होने पर, बी दो शब्दों को जोड़ने के लिए, सी लिखते समय कोई अक्षर या शब्द छूट जाने पर, डी किसी का कथन उद्धृत करने के लिए। उत्तर देने से पहले दोस्तों ध्यान है कि हंस पद को हम लोग त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लिखते समय कोई अक्षर या शब्द छूट जाने पर।
व्याख्या देखते हैं दोस्तों, जब कागज या स्क्रीन पर लिखते समय कोई महत्वपूर्ण शब्द गलती से छूट जाता है तो उस स्थान के नीचे हंस पद चिन्ह बनाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं दोस्तों, सूर सागर किस भाषा में रचित ग्रंथ है? ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली या डी मैथिली। उत्तर देने से पहले दोस्तों ये बताएं कि सूर सागर किसकी रचना है। तो आपको याद होगा सूर सागर सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ब्रजभाषा। अष्टचाप के जहाज और कृष्ण भक्त कवि सूरदास की प्रधान भाषा ब्रजभाषा है। व्याख्या की बात करते तो महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का गान सूर सागर में किया है। चूंकि कृष्ण की लीला भूमि ब्रज थी, इसलिए इस पूरे महाकाव्य की प्रमाणिक भाषा ब्रजभाषा है। चलिए दोस्तों, इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ए उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हुआ। बी जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों ओर अंधेरा छा गया। सी वह सुबह गया और शाम को लौट आया। या डी शाम को पुस्तक पढ़नी चाहिए। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों ओर अंधेरा छा गया। इसमें एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा उस पर निर्भर अर्थात आश्रित है, जो जैसे ही वैसे ही से जुड़े हैं। व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। विकल्प ए संयुक्त वाक्य है क्योंकि वे किंतु और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। हमने हिंदी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला सफलतापूर्वक कर ली है। इस श्रृंखला में प्रश्न 1 से 50 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सही समझा है, जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, पेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। यदि आपने अभी तक किसी भी पार्ट को मिस किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पूरी श्रृंखला अवश्य देखें दोस्तों। कमेंट करके बताइए कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही उत्तर हैं और अगली श्रृंखला आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई श्रृंखला के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।